Hello students, I welcome you all on GRF Adda channel. I am Dr. Priyanka Gudara, your educator for CSI Net Life Sciences. So guys, आप लोगों के लिए GRF अड्डा लेके आ रहा है CSI नेट के लिए कंप्लीट कोर्स जो कि अवेलेबल है केमिकल साइंस और लाइफ साइंसेस में, जहां आपको तीनों सेक्शन जो है पेपर के ABC पूरी तरह से कवर करवाए जाएंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपकी क्लासेस लेंगे, जिसके अंदर स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड आपकी क्लासेस हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर पे पूरी तरह से बेस्ड हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको आपका कोर्स करवाया जाएगा। उसके अलावा आपके लिए डाउट सेशंस होंगे जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जो है अपडेटेड कंटेंट जो भी आपका सिलेबस का है वो आपको मिलेगा, और उसके अलावा जो क्लास के कंप्लीट नोट्स हैं वो PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। तो गाइज़ ये स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको ज्वाइन करने पे वैलिडिटी मिलेगी 12 मंथ्स की, और ये जो कोर्स है आपको 19,999 के प्राइस पे अभी अवेलेबल है। सो ज्वाइन करने के लिए आपको GRF अड्डा की जो ऐप है उसको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद में आपको GRF अड्डा की जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे जो स्टडी ग्रुप है वो चूज़ करना होगा। स्टडी ग्रुप चूज़ करने के बाद में आपको अपना जो कोर्स जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कोर्स आप सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आपको पेमेंट का जो पेज है वो डिस्प्ले होगा। यहाँ पे पेमेंट करते ही आपको क्लास के लिए एक्सेस मिल जाएगा। सो गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। सो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को जानने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? DNA। अगर DNA से वापस DNA बनता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अगर DNA से RNA बनता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और अगर RNA से प्रोटीन बन रहा है, राइट, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। ओके, सो गाइज अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किस तरह से होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो गाइज प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है, जो कि एक एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही जो RNA का ट्रांसक्रिप्शन है वो करवाता है। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है एक ही टाइप का प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही टाइप का RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट रहता है, और जबकि एक ही टाइप का RNA पॉलीमरेज यहाँ प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर 3 टाइप के RNA पॉलीमरेज होते हैं। कौन कौन से? RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड एंड RNA पॉलीमरेज थर्ड। ऑलराइट, सो ये 3 तरह के जो है RNA पॉलीमरेज यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं यूकैरियोट्स में, जबकि हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो एक ही तरह का यहाँ पे RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है जो हर तरह की RNA का सिंथेसिस यहाँ पे करवाता है। ओके, सो यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे कई तरह के हैं। यूकैरियोट्स के अंदर जो मेन RNA पॉलीमरेज है जो मोस्टली mRNA को बना के जाता है, जो आगे जाकर के कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, वो वाला काम RNA पॉलीमरेज 2 करता है। सो जो मेजर एंजाइम है वो RNA पॉलीमरेज 2 है यूकैरियोट्स के अंदर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि जो प्रोकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज है और यूकैरियोट्स में उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। ओके, सो it helps in transcribing most of the genes. Okay, especially if we talk about the protein encoding genes. RNA pol 1 और 3 भी ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशलाइज्ड जो जीन्स हैं उनको ट्रांसक्राइब करवाते हैं, जैसे कि RNA encoding genes। ओके, जो RNA बना के जा रहा है, जैसे कि RNA pol 1 ट्रांसक्राइब्स द rRNA, राइट। राइबोसोम्स में जो RNA काम आ रहे हैं
उनके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन पॉल 1 करवा रहा है। जो पॉल 3 है मतलब आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो टीआरएनए जीन्स जो हैं उनका ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। तो जो टीआरएनएज हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और उसके अलावा 5S rRNA के जीन्स का भी ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉल 3 करवाता है, जो कि यहाँ पे हमने ये जो बात करी है सारी ये है यूकैरियोट्स की। और जबकि प्रोकैरियोट्स में जैसे हमने डिस्कस किया एक ही तरह का यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। ओके सो अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें, आरएनए पॉलीमरेज जो बैक्टीरिया का होता है उसके अंदर 5 तरह के सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं। ओके इन 5 सब यूनिट से मिलकर के ये बैक्टीरियल कोर प्रोटीन बनता है जिसको हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं, राइट, और ये भी 5-5 अलग अलग सब यूनिट से बने होते हैं। स्टडीज़ में हमें पता चला है, जो ईस्ट के अंदर स्टडी की गई है और बैक्टीरिया के अंदर स्टडी की गई है, जो आरएनए पॉल 2 है उसका जो बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कुछ जो बैक्टीरियल का आरएनए पॉलीमरेज का कोर है उससे काफ़ी कुछ मैच करता है। मतलब इन दोनों के अंदर होमोलॉगी देखी गई है। जैसे इसका जो बीटा, यहाँ पे 2 बीटा सब यूनिट है, 2 अल्फा सब यूनिट और 1 ओमेगा सब यूनिट से मिलकर के आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर बना है प्रोकैरियोट्स का, ये काफ़ी कुछ सेम है यूकैरियोट्स की आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से। सो यहाँ पे जो ये बीटा है ये इसका काफ़ी कुछ सेम सीक्वेंस है, इन दोनों का सेम है, इनका काफ़ी कुछ जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है, जो सीक्वेंसेस है वो सिमिलर हैं, इनके अंदर होमोलॉगी देखी गई है। ऑलराइट गाइज, सो स्पेसिफिकली आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे बैक्टीरिया वाले आरएनए पॉलीमरेज की। सो नाउ गाइज व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जैसे मैंने आपको बताया ये एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस है, राइट, इट्स अ प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। डीएनए के ऊपर ये डिपेंडेंट है, डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। तो उसी तरह हम जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है उसको भी हम कह सकते हैं कि वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। ऑलराइट, आई होप यू गॉट इट। सो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आरएनए पॉलीमरेज है उसको कोई प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती है। अनलाइक रेप्लिकेशन में जहाँ पे डीएनए से डीएनए बनता है वहाँ पर जो पॉलीमरेज होते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, वो डायरेक्टली जो है रेप्लिकेशन का इनिशिएशन नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, उनको प्राइमर चाहिए जिसके ऊपर वो अपना जो सिंथेसिस है डीएनए का वो स्टार्ट करते हैं। जबकि ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं है, जो ये एक ऑटो स्टार्ट प्रोसेस है। आरएनए पॉलीमरेज कैन डू ऑटो स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो इसके पास ऑटो स्टार्ट एक्टिविटी है, उसको प्राइमर की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, द आरएनए प्रोडक्ट डज नॉट रिमेन बेस पेयर्ड विद द टेम्पलेट डीएनए। मतलब जैसे जैसे आरएनए बनता जाएगा वैसे वैसे वो टेम्पलेट डीएनए से हटता जाएगा। ओके, एंड द एंजाइम डिस्प्लेसेस द ग्रोइंग चेन ओनली अ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स बिहाइंड। मतलब सिर्फ कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ही आरएनए के जो हैं वो डीएनए के साथ में बाउंड रहेंगे और पीछे से जो है वापस से अनवाइंडिंग होती जाएगी डीएनए की, और जो एक हमारा ट्रांसक्रिप्शन बबल है वो आगे की तरफ मूव करता रहेगा। ऑलराइट, now there's a great accuracy in transcription, although इसके पास कोई ऐसी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, but even then 1 in 10,000 nucleotides is attached in a wrong manner. Okay, सिर्फ एक जो न्यूक्लियोटाइड है 10,000 में से एक न्यूक्लियोटाइड गलत अटैच हो सकता है। सो इट इज़ दैट मच एक्यूरेट। वाइल रेप्लिकेशन के अंदर जो है, रेप्लिकेशन के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज डीएनए से वापस डीएनए बन रहा है, मतलब जेनेटिक मटेरियल वापस से बन रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। जबकि आरएनए है वो एक बार सिंथेसाइज होता है और कुछ
प्रोटीन्स के सिंथेसिस के बाद में वो वापस डिग्रेड हो जाता है, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत एक्यूरेसी कम भी है तो वो चलेगा, बट डीएनए के अंदर वो नहीं चलता है। तो जो डीएनए पॉलीमरेज है उसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, और इसके अंदर जो एक्यूरेसी है वो 1/10⁹, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड 10⁹ न्यूक्लियोटाइड्स में से सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड गलत अटैच हो जाता है। ओके, दैट हैपन्स इन रेप्लिकेशन, वाइल इन ट्रांसक्रिप्शन के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड 10,000 के अंदर रॉन्ग अटैच हो सकता है। ओके गाइज, सो अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन की। तो इनिशिएशन समझने से पहले हम ये एक स्ट्रक्चर समझते हैं। ओके, सो ये हमारा जीन है। ऑलराइट, यहाँ पर जो है इसके ऊपर कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट है। एक तो ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स, और टाटा बॉक्स कहाँ प्रेजेंट रहता है, -10 रीजन पे। अब ये -10 रीजन क्या है, सो गाइज ये है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा उसको हम +1 कहेंगे। ऑलराइट, और उसके पीछे जो भी है, ऑलराइट, उनको क्या कहेंगे, माइनस कहेंगे। सो ये जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है उससे -10 रीजन पे प्रेजेंट है टाटा बॉक्स, और उसके अलावा -35 रीजन के ऊपर प्रेजेंट है एक और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करता है। ऑलराइट, सो गाइज, ओके, वन मोर थिंग, जो +1 है उसके ऊपर इधर अगर हम चलेंगे, सो दिस इज कॉल्ड एज डाउनस्ट्रीम। ओके, एंड दिस साइड, ऑपोजिट साइड के जो सीक्वेंसेस हैं उनको हम कहेंगे अपस्ट्रीम। ऑलराइट, अपस्ट्रीम। सो ये जो है टाटा बॉक्स कहाँ प्रेजेंट है, -10 अपस्ट्रीम प्रेजेंट है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से -10 अपस्ट्रीम प्रेजेंट है। और उसी तरह ये जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है ये -35 रीजन कहलाता है। ओके, नाउ आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपने आप, ये जो पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स है इसको हम प्रमोटर कहते हैं। इस प्रमोटर के ऊपर जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा तभी हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज अपने आप से इस प्रमोटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, और इसको क्योंकि ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो इसको हेल्प कौन करता है, सिग्मा फैक्टर। सो गाइज, सबसे पहले हमारा जो ये एक सिग्मा फैक्टर एक प्रोटीन है, ये आकर के बाइंड होगा किसके साथ में, आपके जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके साथ में बाइंड होगा। और किस तरह से बाइंड होगा, सपोज ये हमारा डीएनए है, इसके ऊपर कोई रैंडम प्लेस पे ये जो है आरएनए पॉलीमरेज इस तरह प्रेजेंट है, तो इसके अंदर यूं एक लूप बना लेगा। ये आपका इस तरह से, मतलब इस तरह से कप शेप का हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है उसका शेप होगा, और इस तरह से ऊपर आकर के सिग्मा फैक्टर बाइंड कर लेगा, और बीच में हमारा डीएनए का जो है सीक्वेंस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में जो प्रमोटर के ऊपर हमारा सिग्मा फैक्टर है वो स्कैन करते हुए पहुंचेगा, और वो प्रमोटर को आइडेंटिफाई कराएगा, और आइडेंटिफाई कराने के बाद में जो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग का काम भी किसका है, सिग्मा फैक्टर का। सो सिग्मा फैक्टर के क्या क्या रोल्स हैं एक बार वो देख लेते हैं। सिग्मा फैक्टर के 2 रोल हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रमोटर सीक्वेंस। ऑलराइट, एंड इसका जो दूसरा रोल है वो क्या है, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज का इंटैक्ट बाइंडिंग। ऑलराइट, सो ये 2 काम किसके हैं, सिग्मा फैक्टर के। सो सिग्मा फैक्टर ला करके हमारे आरएनए पॉलीमरेज को अच्छी तरह से प्रमोटर सीक्वेंस के ऊपर बाइंड करवा देगा, और ये देखिए ये इस तरह का जो है हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। इसको हम कहते हैं क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो पूरा है कोर प्रोटीन है, जिसके अंदर 2 बीटा सीक्वेंस है, 2 अल्फा सीक्वेंस और एक ओमेगा सीक्वेंस है। ये क्या है, आपका आरएनए पॉलीमरेज है। ऑलराइट, आरएनए पॉलीमरेज को इसके ऊपर इंटैक्टली कौन बाइंड करवा रहा है, सिग्मा फैक्टर।
ऑलराइट, और ये मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स। सो गाइज अभी तक आपका जो डीएनए है उसका मेल्टिंग नहीं हुआ है, डीएनए पूरा इंटैक्ट है अभी तक। मेल्टिंग का मतलब डीएनए अगर हमको ट्रांसक्रिप्शन करवाना है तो सबसे पहले क्या होगा, हमको इस डीएनए को खोलना होगा, तभी तो हमारा आगे जाकर के इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन हम शुरू करवा पाएंगे। सो सबसे पहले जो सिग्मा फैक्टर है इसको आरएनए पॉलीमरेज को हमारे प्रमोटर रीजन पे ला करके बाइंड कर देगा, और बाइंड करने के बाद में आरएनए पॉलीमरेज के पास में कुछ स्ट्रेचिंग की एक्टिविटी होती है। ओके, इसके पास एक स्ट्रेचिंग की एक्टिविटी होती है, और इस स्ट्रेचिंग एक्टिविटी की वजह से ये क्या करेगा, इस तरह से इसके ऊपर बाउंड है। सो ये -35 से लेकर के +60 तक आगे पीछे कई बार मूव करेगा इस डीएनए के ऊपर, ठीक है। और इस स्ट्रेचिंग एक्टिविटी की वजह से छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स कई बन जाएंगे, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो इनिशिएशन से पहले होती है इसको हम कहते हैं अबॉर्टिव आरएनए सिंथेसिस और अबॉर्टिव ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सो ये छोटे छोटे आरएनए फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, और इसकी वजह से जो है हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो खुल जाएगा। मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का जो बबल फॉर्म में, ओके मैं इस तरफ बना देती हूँ, ये ओपन हो गया है। ऑलराइट, इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल। ऑलराइट, सो ट्रांसक्रिप्शन बबल बन गया है, और यहाँ पे कौन बाउंड है, आपका आरएनए पॉलीमरेज बाउंड है अभी भी, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट है। ऑलराइट, और यहाँ पे डीएनए जो है वो अनवाइंड हो चुका है। ऑलराइट, लेकिन अभी भी सिग्मा फैक्टर यहाँ पर बाउंड है। नाउ गाइज ये समझने के लिए कि ट्रांसक्रिप्शन कौन से वाले स्ट्रैंड का होगा, हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। पहले हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स हैं। ऑलराइट, ये एक स्ट्रैंड जो है इसको हमने नाम दिया है कोडिंग स्ट्रैंड। ऑलराइट, और जो दूसरा वाला है इसको हम कह रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड का मतलब है कि हमें ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है यही सीक्वेंस हमें चाहिए। ओके, मतलब हमारा जो एमआरएनए है उसकी सीक्वेंस यही होनी चाहिए, ये वाली जो सीक्वेंस है यही सीक्वेंस हमें एमआरएनए पे चाहिए। तो हम ट्रांसक्रिप्शन कौन से वाले स्ट्रैंड का करवाएंगे, जब हम टेम्पलेट का ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ये। राइट, आई होप यू नो दैट कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। तो ये अगर हमें चाहिए तो ऑब्वियसली हम टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है इसका ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, तभी हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए हमें मिल जाएगा। ऑलराइट, सो टेम्पलेट स्ट्रैंड का यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन। ऑलराइट, सो ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले पूरा कॉम्प्लेक्स हमारा रेडी है टेम्पलेट स्ट्रैंड का। यहाँ पे जो है ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने वाला है। ऑलराइट, यहाँ पे डीएनए भी अनवाइंड हो चुका है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल बन चुका है। ट्रांसक्रिप्शन बबल बनने के बाद में जो है यहाँ पे हमारा सबसे पहला यहाँ पे अटैच हो गया है न्यूक्लियोटाइड। ऑलराइट, और इसके साथ ही यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका इनिशिएशन हो चुका है, और अभी ये जो सिग्मा फैक्टर है ये यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा। ऑलराइट, किससे, आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स से ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। और गाइज ये जो ट्रांसक्रिप्शन है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ओके, सो जो हमारा टेम्पलेट के ऊपर ये बन रहा है इसके अंदर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर बन रहा है। सो जो टेम्पलेट का भी यहाँ हम लिख देते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नाउ। और किस तरह से नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं ये हम देख लेते हैं। सपोज ये अपना टेम्पलेट है। ओके, और ये फर्स्ट
जो न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, 3 प्राइम एंड है, ये वाला 5 प्राइम एंड है। ओके, इसका ये 3 प्राइम, ये वाला 5 प्राइम, ये है टेम्पलेट। ओके, एंड दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे फ्री OH एंड है हमारे पास, और एक और न्यूक्लियोटाइड जो आएगा उसके पास एक ट्राइफॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, सो इन दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, सॉरी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। ऑलराइट, सो ये हमारा फर्स्ट वाला है, और यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। ऑलराइट, सो ये हमारा नया वाला न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे अटैच हो गया। दिस इज योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो बन चुका है, और एक जो है पायरोफॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। सो इस तरह से आपका जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ पर अटैच हो चुका है। ऑलराइट, सो इस तरह से आपका इलोंगेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है गाइस, इलोंगेशन ऑफ द RNA स्ट्रैंड। ऑलराइट, सो ये किस तरह दिखेगा इलोंगेशन, देखिए ये हमारा बबल है, ट्रांसक्रिप्शन बबल, ये है RNA पॉलीमरेज। ओके, यहाँ पे सिंथेसिस स्टार्ट हुआ है। ओके, नाउ द नेक्स्ट डायग्राम में हम देखें, ये इलोंगेशन हो रहा है। ऑलराइट, जैसा हमने डिस्कस किया था अभी, जो RNA है वो इसके साथ में बाउंड नहीं रहता है, वो बाहर की तरफ निकल जाता है, और पीछे से जो DNA जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है वो वापस से रीवाइंड हो जाएगा। ओके, और ये रेप्लिकेशन बबल जो है आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पे अपना ये RNA पॉलीमरेज बाउंड है। ओके, सो और ये जो सिंथेसिस है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, दिस इज द 5 प्राइम एंड ऑफ RNA एंड दिस इज 3 प्राइम एंड। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पे RNA का सिंथेसिस हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, और ये जो ये इसको हम क्या बोलेंगे, RNA की टेल रीजन बोल देंगे इसको। ऑलराइट, RNA का टेल रीजन है जो कि बाहर की तरफ निकल चुका है, ट्रांसक्रिप्शन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। ऑलराइट, सो इस तरह से हमारा ट्रांसक्रिप्शन आगे होता रहेगा, इलोंगेशन इसके अंदर हो जाएगा। सो गाइज, एक और चीज़ है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है, इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो क्या हैं, एक्सपोज्ड हैं। यस, काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर एक्सपोज्ड है। जैसे ये जो हमारा टेम्पलेट है इसके ऊपर काफ़ी सारे, ये जो नेक्स्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है इसके ऊपर अब इसके अंदर यहाँ अटैचमेंट होने वाला है नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का। ऑलराइट, इस साइड पे, और बाकी भी अगर ओपन रहेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक का, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक का चांस रहेगा। ऑलराइट, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ पे इन बॉन्ड्स को, क्योंकि जो सिंगल स्ट्रैंड है DNA का वो इतना स्टेबल नहीं रहता है, वो जब पूरा बाउंड फॉर्म में रहता है, जब अनबाउंड फॉर्म में रहता है तो उस केस में वो स्टेबल रहता है। लेकिन अगर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, एक ओपन DNA है, तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक का काफ़ी चांस रहता है। और यहाँ पर भी पर्टिकुलर एक ही न्यूक्लियोटाइड अटैच हो, वो मेक श्योर करने के लिए यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स है जो वर्क करता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोटीन ब्रिज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एक प्रोटीन ब्रिज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, और ये प्रोटीन ब्रिज कॉम्प्लेक्स जो है ये मेक श्योर क्या करेगा, ये मेक श्योर करेगा कि यहाँ पे सिर्फ ये जो एक पर्टिकुलर हमारा ये जो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड है सिर्फ वही अवेलेबल हो नए न्यूक्लियोटाइड के अटैचमेंट के लिए यहाँ पर। ऑलराइट,
सो बाकी सबको ये मास्क कर देगा, कवर कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे दूसरे तरफ जो और एनटीपीज हैं वो इस पे अटैक नहीं कर पाएंगे, दूसरे एंजाइम्स से ये जो है बचा रहेगा. सो दिस इज द रीजन वाई ओनली पर्टिकुलर एनटीपी इज अटैच्ड ओवर हियर, और बाकी जो सभी एनटीपीज हैं वो सेफ रहते हैं. ओके, वो कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक के चांसेस वहाँ पे उनको रिड्यूस कर देगा. Okay guys, so this is how the elongation takes place. Now coming to the termination. So प्रोकैरियोट्स के अंदर जो टर्मिनेशन है वो बेसिकली दो तरह से होता है. ओके, देर आर टू मेथड्स फॉर टर्मिनेशन. ओके, वन इज रो डिपेंडेंट and another one is intrinsic. रो क्या होता है? एक होमोहेक्सामर है, होमोहेक्सामर. ओके, विच इज प्रेजेंट इन रिंग शेप, मतलब कि इस रिंग शेप का होता है और इसके अंदर 6 जो है सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और सभी बिल्कुल सेम शेप, साइज, मॉलिक्यूलर वेट सब कुछ सेम होता है, उसी को होमोहेक्सामर कहते हैं. सो दिस इज द रो प्रोटीन. ओके, दिस इज अ रो फैक्टर. सो ये क्या करता है बेसिकली, जो आपकी एक फ्री टेल यहाँ पे हमने अभी देखा था, राइट? ये हमारा आरएनए था. इसकी जो फ्री टेल है इसके ऊपर ये रो जो है यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, इसके अंदर इसकी लोडिंग हो जाएगी और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करेगा. ऑलराइट, जिधर सिंथेसिस हो रहा है ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज. ओके, एंड दिस इज रो. सो ये जो रो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा? धीरे धीरे आरएनए पॉलीमरेज की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करेगा. ऑलराइट, सो जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाएगा? सीधे आरएनए पॉलीमरेज तक. आरएनए पॉलीमरेज के पास पहुँचते ही वो उसको क्या करेगा? वहाँ से पुश करेगा और जो आरएनए है उसको बाहर की तरफ खींच लेगा और जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका टर्मिनेशन हो जाएगा. दूसरा है इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक कौन करवाते हैं? जो हमारा एमआरएनए बन रहा है अभी, उसके ऊपर ही कुछ जीसी रिच सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं. ओके, जीसी रिच सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं. तो वो जीसी रिच सीक्वेंसेस जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ में बाइंड हो करके एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ओके, और ये हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बनने की वजह से जो आरएनए है उसको वो बाहर की तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से टर्मिनेशन यहाँ पे हो जाता है. नाउ इन दोनों में एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है. जो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन है उसके अंदर एटीपी का यूज़ होता है, वाइल इस वाले में जो इंट्रिंसिक है इसके अंदर कोई एटीपी यूज़ नहीं होती है. एटीपी इज़ नॉट यूज्ड. ऑलराइट, सो ये इन दोनों टाइप के टर्मिनेशंस के अंदर डिफरेंस है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट मोर अबाउट रो डिपेंडेंट termination. Okay, so it's a ring shaped protein. As I told you, there are 6 identical subunits. Okay, they bind to the single stranded RNA and as it exits the polymerase. Okay, row dependent terminates have a ill defined RNA elements. इसके ऊपर कुछ RNA elements होते हैं जिनको हम root sites कहते हैं, जो इसको locate करवाते हैं RNA के ऊपर. Okay, और जो रो है वो एटीपी का यूज़ करता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस होता है. और रो क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को पुश कर देगा, जिसकी वजह से डीएनए आरएनए का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था वो ब्रेक हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा? टर्मिनेशन हो जाएगा. तो रो पुल्स द आरएनए आउट ऑफ द पॉलीमरेज रिजल्टिंग इन टर्मिनेशन. ओके, जो रो है वो क्योंकि ऊपर की तरफ मूव करते हुए जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज के पास में जाकर के अटैच हो जाएगा, उसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस भी करेगा पॉलीमरेज के अंदर, जिससे कि वो एंजाइम टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इंट्रिंसिक टर्मिनेशन. यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं ये कुछ सीक्वेंसेस हैं डीएनए के ऊपर जिनका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, और ये ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए है, ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बना है उसके ऊपर ये कुछ सीक्वेंसेस हैं जो कि जीसी रिच हैं.
ऑलराइट, यहाँ हम देख सकते हैं। सो इनको आपस में क्या होगा, इनका आपस में ये पहले बन चुकी हैं और ये जैसे ही बन के बाहर आएंगी, ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है इसको अपनी तरफ खींच लेगी और यहाँ पे इस तरह का एक लूप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑलराइट, इसी को हम क्या कहते हैं, हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर। ऑलराइट, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन क्यों हुआ, क्योंकि ये हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर बनने की वजह से सडनली इस mRNA को, जो हेयरपिन जो बना है, एकदम से जिप आपस में हो जाएंगे वो, जिसकी वजह से वो RNA पॉलीमरेज के अंदर जो DNA RNA का कॉम्प्लेक्स है उसको ब्रेक करके उसको बाहर की तरफ पुल कर लेगा, जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट अब हमारे पास में क्या आ गया है, mRNA यहाँ पे बन गया है, या जो भी तरह का RNA बनना है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर बन जाएगा। Alright guys, so this is all about prokaryotic transcription. I hope you liked the class, and if you want to join us for a complete course of CSIR NET Life Sciences जो कि 1 November 2023 से स्टार्ट होने जा रहा है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा ऐप पर। JRF अड्डा ऐप को अभी डाउनलोड करें और इस कोर्स को अवेल करें। थैंक यू।